नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या भारत में 2 दिनों के बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 25 फरवरी को भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीनों का वक्त दिया था। इनमें अपने अधिकारियों की जानकारी देना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उन्हें हटाने जैसे नियम शामिल हैं। अब तक कू नाम की कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी ने अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, न ही इन नियमों का पालन किया है। सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को ये नहीं पता कि वो किससे शिकायत करें, कहां उनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए 6 महीनों की मोहलत मांगी। कुछ ने कहा कि वो अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये कंपनियां भारत में मुनाफा कमाती हैं, लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए हेडक्वार्टर से हरी झंडी का इंतजार करती हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां कहती हैं कि वो खुद का फैक्ट चेकर रखती हैं, लेकिन ना तो उनकी पहचान बताती हैं और ना ही तथ्यों की जांच किस तरह हो रही है उसका तरीका। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लायबिलिटी से छूट है। कई मामलों पर फैसला करते समय वे भारतीय संविधान और कानूनों की अनदेखी करती हैं। सोशल मीडिया के नए नियम 26 मई से लागू होने जा रहे हैं। अगर वो नियम नहीं मानते हैं तो उनकी इंटरमीडियरी जो स्टेटस है वो छिन सकती है और उसके बाद भारत के मौजूदा कानूनों के तहत वे आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। आपको बताएं कि ट्विटर और मंत्रालय के बीच में लगातार जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर ने जब से संबित पात्रा के कथित टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में मार्क किया था, टैग किया था, उसके बाद से मीटी ने कहा था कि आप इसको हटा दीजिए और तब से ये जंग छिड़ी हुई है। आज दिल्ली पुलिस की ओर से भी ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के शमशानों में कोविड से मरने वाले हजारों लोगों की अस्थियां लेने उनके अपने नहीं आ रहे हैं। वे अभी विसर्जन के इंतजार में हैं। कोरोना के खौफ से बहुतों को अपना कंधा भी नहीं मिला और स्वयंसेवी लोगों ने अंतिम संस्कार किया। तमाम लोग शमशान तो आए, लेकिन चिता जलते ही घर चले गए और फूल चुनने नहीं वापस आए। कमाल खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के स्वर्ग आश्रम में इसके प्रबंधक आलिंद अग्रवाल भरे हुए दिल से इन अस्थियों को देखते हैं जो विसर्जन की राह देख रही हैं। इनमें तमाम अस्थियां पिछले कोरोना के वक्त की भी हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया तमाम लोग उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आए। हिंदू पद्धति में जो मृतक होते हैं उनके परिवारीजन लगभग 13 दिन के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन बुजुर्गों का जो लगभग 1 साल 2 साल इनको हो गए हैं और इनके परिजनों को इनकी कोई सुध नहीं है कि उनका अस्थि विसर्जन कर सकें। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड वाले मुक्तिधाम में कोई अपनी मां का फूल चुनने नहीं आया है। शमशान के लोग अस्थियां चुन रहे हैं। अंदर ऐसी अस्थियां भरी पड़ी हैं। बहुत से घर वालों ने जो कि आकर उन्होंने अपने परिजनों का जहां हाथ तक नहीं लगाया अंतिम संस्कार करने में, मानवता संस्था के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इन अस्थियों का उनके परिजनों को इंतजार है, क्योंकि इनको लेने वाले अभी तक नहीं आए। कोरोना से मरने वाले तमाम लोगों को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। शामली में तो एक महिला के शव को जब कोई कंधा देने वाला तैयार नहीं हुआ तो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी शमशान ले गई। तमाम लोग शमशान गए, लेकिन चिता जलते ही वहां से गायब हो गए। आजमगढ़ में शमशान का एक युवक यही बताता है। जो बाड़ी बच जा रही है, हम लोग जला रहे हैं उनका बाड़ी भी अपना अच्छे से नहीं जलाते वो लोग, और उसके बाद भाग जा रहे हैं आधे लोग। और ये यहाँ से जो राखिया लेकर जाते हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, कहाँ लेकर जाते हैं, अब वो एकदम बंद हो चुका है। कानपुर में कोरोना की मौतें सुर्खियों में रही हैं। एक दिन में सैकड़ों शव जले हैं। अभी भी भैरव घाट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शवों की कतार है, लेकिन तमाम अस्थियां लॉकर में बंद हैं, अपनों के इंतजार में। करीब 50 अस्थि कलश रखने की जगह है और लगभग 25 अस्थि कलश रखे होंगे। क्या वजह मानी जा रही है? वजह डर है और कुछ नहीं। तमाम धर्मगुरु इससे तकलीफ में हैं। वे कहते हैं कि नदियों में अस्थियों के प्रवाह की परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती। नदियों में प्रवाहमान
नदियों में डालने की परंपरा थी, उसका निर्वहन हर स्थिति में करना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते, वो समाज में और पुत्र के नाम पे वो कलंक के धब्बा है। चंद रोज पहले एक महिला की अस्पताल में कोरोना से मौत हुई तो उसके पति और उसका बेटा दोनों उसका शव छोड़ के भाग गए। अस्पताल के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पहले ये होता था कि मरने के बाद दुश्मन को भी कंधा नसीब हो जाता था, आज ये हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की अस्थियां तक लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है, कोरोना का ऐसा खौफ है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कानपुर में राजेश गुप्ता और आलम के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की इस दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीनों के दौरान 10 साल से कम के लगभग 40,000 बच्चे संक्रमित हुए, जबकि इसी दौरान 10 से 19 साल के संक्रमित बच्चों की संख्या 1 लाख के आसपास है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। इस साल 29 मार्च से 18 मई यानी तकरीबन 52 दिनों में लगभग 1,40,000 बच्चे राज्य में कोरोना से संक्रमित हुए। 9 साल तक के 40,000 और 10 से 19 साल के 1 लाख के आसपास। आखिर क्यों? वयस्क और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ऐसे में कोविड का वेरिएंट नए होस्ट को तलाश रहा है और बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। So, इस वेव में केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। जैसे केसेस बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो आंकड़े ऑलमोस्ट वही हैं। परसेंटेज अगर देखेंगे आप 2%, 3% जो भी था वो इन्फेक्शन का, एडमिशन का, वो उतना ही है क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं। अभी 2% 100 में 2, 1000 में 20, 10,000 में 200, उस हिसाब से आप अब देखेंगे हजारों के। हालांकि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनमें से तकरीबन 1% को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है, यानी ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। लेकिन बच्चों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। हम काफी तेजी से सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई कमी न रहे। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तीसरे दौर में सबसे ज्यादा संक्रमित छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन तीसरे दौर की शुरुआत से पहले ही कर्नाटक में बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित हुए, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। इधर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स दिल्ली में आज से ट्रायल शुरू हुआ। इसके अलावा 8 और भी साइट्स हैं जहां उन लोगों को तीसरी डोज दी जाएगी जिन्होंने पहले की 2 डोज ले रखी हैं। इसका परिणाम 6 महीने में आ जाएगा। ये कोवैक्सीन का बूस्टर डोज है। तीसरे डोज के इस क्लिनिकल ट्रायल में कुल 190 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे, जिनको 6 महीने तक फॉलो किया जाएगा और तब अंतिम नतीजे पर पहुंचा जाएगा। 18 से 55 साल की उम्र के लोग इस ट्रायल का हिस्सा होंगे। ये वही होंगे जिन्होंने पहले की 2 डोज कोवैक्सीन के लिए रखी है। दिल्ली के अलावा पटना, नागपुर, बेलगांव, हैदराबाद, रोहतक, कानपुर, नॉर्थ गोवा और चेन्नई में इसको अंजाम दिया जाएगा। कोई भी रिसर्च इसलिए करते हैं कि एविडेंस जनरेट करने के लिए, तो एविडेंस जनरेट होगा कि उससे फायदा है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता। हो सकता है बूस्टर डोज का फायदा भी हो सकता है कोई फायदा ना हो। एक एविडेंस जनरेट करके रखेंगे कि अगर कल जरूरत पड़ती है तो शायद बूस्टर की, तो बूस्टर दिया जा सकता है। तीसरा डोज लेने आए लोगों के मन में न डर है और न ही कोई शंका। जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। मेरे घर वाले इसके बहुत सपोर्टिव थे एंड आई एम एक्चुअली ऑफ द ओपिनियन कि अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो डर किसी बात का नहीं होना चाहिए। मैंने अपना बाहर से एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया था, तो एंटीबॉडीज जनरेट हुए थे बॉडी में एंड अभी तक आई एम सेफ फ्रॉम कोविड। तो मोस्ट प्रॉब्ली एंटीबॉडीज अभी भी होंगे बॉडी में, तो बूस्टर विल हेल्प इट, तो उसको और बूस्ट करेंगे। शोध खोज की कड़ी में प्रयोग जारी है ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका अचूक साबित हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के इस संकट काल के बीच इंसानियत बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने आती रही है। लोग दूसरों की मदद के लिए सामने आए।
एक ऐसी ही पहल दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोका ने की। वहां एम्स और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पतालों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खाना बनाया जा रहा है। हर रोज यहां से 500 पैकेट खाना जाता है। खाने की ये तैयारी कोरोना के मरीजों को ठीक करने में जुटे कोरोना वॉरियर्स के लिए है। लॉकडाउन के दौरान ये इंतजाम ITDC यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया है। अशोका होटल के शेफ रोजाना 500 पैकेट खाना तैयार करते हैं। हमारा इस लंच पैकेट्स को प्रोवाइड करने के लिए खास इंतजाम है। हमने हर चीज़ इसको बिल्कुल ही सेपरेट करी हुई है। किचन में खाना सेपरेट है, इंग्रेडिएंट सेपरेट हैं, इसकी पैकिंग सेपरेट जगह पे हो रही है। इसका नॉर्मल होटल की रनिंग से बिल्कुल अलग करा हुआ है हमने। और कोविड प्रोटोकॉल्स जहां हम ये सोचते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, काफ़ी गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्टेड हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो ये हम अपनी एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अशोक होटल ITDC। साफ सफाई और कोविड प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखा जाता है। ग्लव्स, फेस शील्ड लगाए किचन के स्टाफ लॉकडाउन में हर दिन इसी तरह खाना बनाने के बाद प्लेटों में सजाते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर फूड दोनों अस्पतालों में डिलीवर किया जाता है। हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि हम लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए खाना बना रहे हैं हम लोग और उनको सर्व कर रहे हैं। हम लोग इसके अलावा जितनी भी वीआईपी पार्टीज़ होती हैं, प्रधानमंत्री जी की पार्टी होती हैं, उनके लिए हम लोग अशोका में खाना बनाते हैं। उनका खाना सर्व होता है हैदराबाद हाउस में, जो हमारा ऑफिशियल प्लेस है उनके लिए। तो हमने बहुत से जितने भी बाहरी डिग्नेटरीज आए हैं, जैसे बाहर के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी और जितने वीआईपी आते हैं बाहर के फॉरेन मिनिस्टर, सबके लिए खाना बनाते हैं। ये खाना सारा अशोक होटल से बन के ही वहाँ सर्व किया जाता है। एम्स और RML दोनों अस्पतालों में 250-250 पैकेट डिलीवर करने को लेकर सुबह 6 बजे से किचन में काम शुरू होता है और पूरी टीम को 4 घंटों का वक्त लगता है। लॉकडाउन में खाने को लेकर समस्या आई तो समाधान निकाला गया। कोशिश इस बात को लेकर कि इलाज में जुटे लोग न भूखे रहें और न ही बीमार ही पड़ें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। देश भर में कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। शादी समारोह को लेकर भी कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु के मदुरै में एक जोड़े ने शादी करने का एक अनोखा रास्ता निकाल लिया। इस जोड़े ने एक चार्टर्ड प्लेन बुक करके आसमान में विमान के अंदर शादी कर ली। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की गई। ये वीडियो वायरल होने के बाद DGCA ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं फ्लाइट क्रू को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच स्पाइस जेट ने इस मामले में एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 23 मई 2021 को मदुरै के एक ट्रैवल एजेंट ने एक शादी के बाद यात्रियों के एक ग्रुप को सैर सपाटे के लिए स्पाइस जेट बोइंग 737 को किराए पर लिया था। क्लाइंट को कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी दे दी गई थी और विमान में किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं थी। ट्रैवल एजेंट और मेहमान यात्रियों को लिखित और मौखिक तौर पर कोविड से जुड़े सामाजिक दूरी तथा सुरक्षा के दिशा निर्देशों की जानकारी दे दी गई थी। विमान के चालक दल ने भी कई बार इस बारे में आगाह किया। इसके बावजूद यात्रियों ने कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए एयरलाइन नियमों के तहत उचित कार्रवाई कर रही है।